साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है आपका जो ध्येय आयुष कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस नेक्स्ट पार्ट में शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और ध्यान रखिएगा, ये सारे जो प्रश्न हैं आपके जीएस और करंट अफेयर के, ये आगामी जो आपका यूपीपीएससी 2024 की परीक्षा मार्च में होनी है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने में रेड डॉट रोग का कारक क्या है? तो इसका कारक जो है आपका कोलेटोट्राइकस है। क्या है? कोलेटोट्राइकस फलकेटम, इससे होता है। यह एक कवक जनित रोग है, कवक अर्थात फंगस से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1929 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल था। ठीक है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पर चार चीजें दी गई हैं। बताना है उपरोक्त में से कौन सा ऐसे ऋग्वेद में वर्णित कबिलियाई जो कबीला होते हैं तो कबिलाई परिषदें रही हैं। तो इसमें आप देखें सभा, समिति, विदत, गण, ये सभी के सभी जो है कबिलाई परिषदों में शामिल थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं वित्तीय संस्थाएं और उसकी स्थापना के संबंध में, तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना सितंबर 1956 1956 में हुई थी। तो तीन से मिलाइए। भारतीय साधारण बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम अर्थात जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जो आपका भारतीय जीवन बीमा निगम है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय साधारण बीमा निगम, इसकी स्थापना होती है आपकी 1 नवंबर 1972 को। 1 नवंबर 1972 वन से मिला दीजिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना के बारे में बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। तो चार से मिला दीजिए। और वहीं भारत निर्यात आयात बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मार्च 1982 में। इसकी स्थापना मार्च 1982 में, दो से मिला दीजिए। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 और उससे पहले मार्च में 1982 में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी। तो यहां पर 3142 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, यह महाल नोविस मॉडल पर आधारित था, ये कथन सही है। इसमें समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया था, ये भी कथन सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय है तथा जिसकी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान अपरिवर्तित रही है? ठीक है। तो यहां पर देखिए 76 में ये है आपका ईसाई। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ईसाई जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। 2001 से 2011 के दौरान इनकी जनसंख्या में मात्र 38 लाख की वृद्धि हुई, मात्र 38 लाख की वृद्धि हुई। अतः पिछले दशक में इनके प्रतिशत हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके साथ ही ईसाइयों का लिंगानुपात देश के सभी धर्मावलंबियों में सर्वाधिक है। कितना है? 1023 है। ठीक, मतलब 1000 महिलाएं, मतलब 1000 पुरुषों पे जो है 1023 महिलाएं हैं। आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन, या इंग्लिश में कहें नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है 11 मई 2000 को, 11 मई 2000 को। ठीक है। तो एक उच्च स्तरीय 100 सदस्यीय मतलब 100 सदस्यीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? तो इनका प्रतिशत जो है 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का जो परसेंटेज है वो है 59.29% है, लगभग 60%। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सूफी संत ने संस्कृत ग्रंथ
अमृत कुंड का संस्कृत ग्रंथ अमृत कुंड का फारसी भाषा में बहर अल हयात नाम से अनुवाद किया। तो किसने किया था? तो ये किया था शेख मोहम्मद गौश ने। किसने? शेख मोहम्मद गौश। शेख मोहम्मद गौश जो है सतारिया सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। वे ग्वालियर के थे। इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने संस्कृत ग्रंथ अमृत कुंड या हठ योग का फारसी भाषा में बहर उल हयात के नाम से अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो देखिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण इन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। गुजरात विजय के, देखिए सन 1572 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। अपने गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे और अपने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन एक जल सेना का प्रधान होता था? कौन एक जल सेना का प्रधान होता था? तो मीर ए बहर जो है ये जल सेना का प्रधान होता था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य जो था वो शाही नौकाओं की देखभाल करना था। वहीं मीर आतिश ये शाही तोपखानों का प्रधान होता था। और मुशद्दी जो है ये बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। और आपका मुस्तैफी ये आय व्यय के लेखों की जांच करता था। आगे बढ़ते हैं। यदि प्राथमिक घाटे अर्थात प्राइमरी डेफिसिट में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? यदि आप प्राथमिक घाटे में ब्याज देयताओं को, एक सेकेंड देखिए, यदि आप प्राथमिक घाटे में ब्याज जो भुगतान है इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका राजकोषीय घाटा आ जाएगा। क्योंकि राजकोषीय घाटा निकालने के लिए क्या करते हैं? राजकोषीय घाटा निकालने के लिए, राजकोषीय घाटा मतलब आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इसको इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो राजकोषीय घाटा निकालने के लिए क्या करते हैं? जो प्राथमिक घाटा होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, उसमें से ब्याज जो देयता होती है, जो ब्याज देना होता है उसको माइनस कर देते हैं तो आपका प्राथमिक घाटा आ जाता है। ठीक है, और उसी प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा हो जाएगा। देखिए, जो राजकोषीय घाटा होता है वो बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं होती हैं। क्या होता है? बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं जो होती हैं ये मिलकर के राजकोषीय घाटा बनाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए, बताना है इसमें सही कौन सा है। पहला, एसडीआर को कागजी स्वर्ण या पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये कथन आपका सही है। एसडीआर का निर्माण मूल्य निर्धारण 6 मुद्राओं के आधार पर किया जाता है। ये कथन गलत है। पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि एसडीआर का मूल्य निर्धारण 6 मुद्राओं नहीं बल्कि 5 मुद्राओं के आधार पर किया जाता है। 5 मुद्राएं कौन सी हैं? अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और चीन का रेनमिनबी। ठीक है, रेनमिनबी। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग, भुगतान संतुलन अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल जो है निर्यात व आयात के संबंध में किया जाता है। आयात और निर्यात के, देखिए प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि उसका निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, मतलब बेचे ज्यादा और खरीदे कम। ठीक है, जिससे भुगतान संतुलन उसके पक्ष में हो। तो ये निर्यात और आयात संबंधित। आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। सही है। इसका मुख्यालय चीन के संघई में है। ये भी सही है। इसे ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी सही है। इसके पहले अध्यक्ष भारत के केवी कामत थे। ठीक है, इस प्रकार सभी के सभी कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिशु, किशोर तथा तरुण निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित हैं? तो ये आपका पीएम मुद्रा योजना से संबंधित है। ठीक है, पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसके अंतर्गत छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें ऋण की 3 श्रेणियां हैं। शिशु, जिसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। किशोर, 50,000 से 5 लाख तक का। तरुण, 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कब प्रारंभ हुई थी पीएम मुद्रा योजना? तो 2015 में। ठीक है, 2015 में प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्था अभिनव ज्योति, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्था अभिनव ज्योति कहां पर स्थित है?
तो अभिनव ज्योति जो है वाराणसी बनारस में स्थित है। इसकी स्थापना देखिए 1963 में 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था। 1975 में उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी नाट्य भारती की स्थापना 1963 में और उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक जो है वो लखनऊ में है। तो इन चारों में से देखिए कौन सा लखनऊ में है। रानी महल संग्रहालय ये झांसी में है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज में है, लोक कला संग्रहालय ये लखनऊ में है। फिर से आप सुन लीजिए, रानी महल संग्रहालय झांसी में है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है और आपका लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है, कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता जो है वो पारिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। कथन सही है। कारण पारितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा, ये गलत है। पारितंत्र निकेत की विविधता जितनी ज्यादा होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा, इसलिए अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पर्यावरण संगठन और उनके मुख्यालय के संबंध में। देखिए, आयुशियन अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आयुशियन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, की स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तो ये कथन आपका सही है और यही रेड डेटा बुक जारी करता है। यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका गठन 1972 में 1972 में किया गया। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है, ये भी सही है। साइट्स का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फिर से सुन लीजिए, साइट्स की स्पेलिंग होती है CITES, तो इसी का फुल फॉर्म करना है साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसकी स्थापना 1973 में होती है, 1973 में होती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वहीं ग्रीन पीस की बात करें, ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1921 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, ना कि स्टॉकहोम में है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका डी वाला सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिए, इन चारों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, ग्रीन पीस की 1921 में, आयुशियन की स्थापना 1947 में, यूएनईपी की स्थापना 1972 में, साइट्स की स्थापना जो है 1973 में और ग्रीन पीस की स्थापना 1921 में। आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो इसे जो है आपका 1986 में प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम को। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम, लॉन्च इन 1986। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपका है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है संगठन और उसके मुख्यालय के संबंध में। तो देखिए, रेड क्रॉस कहाँ पे है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखें, रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में, ग्रीन पीस का न्यूयॉर्क में नहीं है। अभी हमने यहाँ पे बात किया था ना कि ग्रीन पीस का कहाँ पे है, ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम में, ना कि आपका न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा है, तो बी वाला, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन आपके पास हैं, बताना इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। पहला है, कुषाण वंशी शासकों ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए आरंभ किया। ये कथन आपका सही है। कुजुल कटफिसेस ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे, नहीं। कुजल कटफिसेस ने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे। देखिए, कुषाण वंशी शासक बिम कैटफिसस जो कि कनिष्क का पिता था, उसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से आरंभ कराया था। तो पहला कथन आपका यहाँ पर सही है, दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का आपका प्रश्न है। तो देखिए, इसमें अभिकथन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर 2.4 है। 2011 के अनुसार ये कथन सही है। दूसरा कारण क्या आप बता रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार ने 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की है। ये भी कथन सही। कितनी दर्ज की है,
14.8%। तो दो के दोनों कथन आप एक दूसरे से अलग भी हैं और सही भी हैं। तो कारण जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा, तो दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं हो रहा, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। पहला, जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास करता है। नहीं, यह कथन गलत है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई तथा जगत किसी ईश्वर द्वारा सृजित नहीं है। इसके अनुसार जगत नित्य और शाश्वत है, अतः ये विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। जगत में किसी भी समय प्रलय नहीं होती है ऐसा मानता है। इनके अनुसार संसार नित्य एवं शाश्वत है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो असत्य बताना है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्या है? कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का तो अभिकथन दिया गया है कि व्यापार एवं माल निशान एक्ट 1958 में पारित किया गया। व्यापार एवं माल निशान एक्ट 1958 में पारित किया गया, ये कथन सही है। कारण क्या है? इसे माल पर निशान की धोखाधड़ी के प्रयोग की रोकथाम तथा ट्रेडमार्क की बेहतर सुरक्षा और पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए लाया गया। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, सिंध का विलीनीकरण, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ये किसके समय में होता है? लॉर्ड एलन बरो के समय में, 2 से मिला दीजिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है लॉर्ड वेल्जली के समय में होता है, 4 से मिला दीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है, 3 से मिला दीजिए। अवध का विलीनीकरण जो होता है, एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये होता है लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी 1। तो 2431 अर्थात आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, सिंध का विलीनीकरण आपका लॉर्ड एलन बरो के समय में होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। और अवध का विलीनीकरण जो होता है लॉर्ड डलहौजी के समय में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है समाचार पत्र और उसके प्रकाशक के संबंध में? लीडर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? यह प्रकाशक मदन मोहन मालवीय। जस्टिस के टीएम नायर थे। इंडिपेंडेंट के गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के प्रकाशक मोतीलाल नेहरू थे। तो ये सी वाला सही नहीं। बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशक फिरोज शाह मेहता थे। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, अभिकथन दिया गया है। अभिकथन है कि अंग्रेजों ने भारत में बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। सही है। कारण, क्योंकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थिर एवं दीर्घजीवी रखने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना आवश्यक था। तो यहाँ कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रही, इसलिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, किसान संगठन और स्थापना वर्ष आपका अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है, 1936 में होती है। ये कथन आपका सही है। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना ये 1925 में नहीं बल्कि स्थापना 1929 में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? अकरम खां और अब्दुल रहीम फजलुल हक। अकरम खां और अब्दुल रहीम फजलुल हक थे। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में। आगे बढ़ते हैं। अजंता की किस गुफा को राशि चक्र गुफा कहा जाता है? किस गुफा कहते हैं? तो जो 17वीं गुफा है, 17वीं गुफा, उसे राशि चक्र गुफा भी कहते हैं, क्योंकि इसके बरामदे में दीवारों पर जीवन चक्र का चित्रण है और यह एक विहार है जो कि गुप्तकालीन है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 17वीं। ठीक है। देखिए, अजंता गुफाएं जो चैत्य एवं बिहार हैं, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद से 63 मील की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पर्वतों को काट कर एक मील के अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र में 29 गुफाएं बनाई गई हैं। 29 प्रारंभिक गुफाएं ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी की हैं, जबकि बाद में निर्मित गुफाएं 7वीं शताब्दी की हैं। गुफा संख्या 17 को राशि चक्र गुफा कहते हैं, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन से हैं। तो देखिए, पहला, बशीन की संधि दिसंबर 1802 में होती है। बशीन की संधि 1802 में होती, सही है। इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली थी। देखिए, बशीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता जो है वो स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार से पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक सेकंड,
यहाँ पर दोनों सही है ना, यहाँ पर मैं 102 में दोनों, पहला भी सही है, वाशिंगटन संधि दिसंबर 1802 में हुई थी, दूसरा भी सही है, इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरचना स्वीकार की, दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन होगा ना, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फलों के परियोजन निदेशालय, फसलों के परियोजन निदेशालय और स्थान कहाँ पर है? तो देखिए पहला जो है आपका DRR, DRR मतलब ये हो गया डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में, सही है। DWR, DWR मतलब हो गया डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च मतलब ये कहाँ पे? जयपुर में नहीं, करनाल में है, करनाल में है, तो बी वाला सही नहीं है। DPR, डी सॉरी DPR, हाँ DPR क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च, ये कानपुर में है, सही है। DMR, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, ये आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में, सही है, तो बी वाला सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, दो कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना सत्य कौन सा। पहला, बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी, ये कथन आपका सही है, ठीक है, 1921 में। देखिए दूसरा, इसके संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके संस्थापक जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ना कि स्वतंत्रता, ना कि मदन मोहन मालवीय। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय वर्ष 1921 में की गई। इसके संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो कथन दिए गए, बताना असत्य कथन कौन से, गलत कथन कौन से हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, ये सही है आपका। दूसरा, अधिकांश धातु, अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। अधिकांश लौह धात्विक तथा अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है, ये भी कथन आपका सही है, दो के दोनों कथन सही है, तो कोई गलत नहीं, इसलिए डी ऑप्शन। अगला है, दो सूचियां, पुस्तक और रचनाकार, इन्हें हमें सुमेलित करना है। कपूर मंजरी, कपूर मंजरी राजशेखर की है, कपूर मंजरी के रचनाकार राजशेखर हैं, दो से मिलाइए। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? कालिदास, वन से मिला दीजिए। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त हैं, विशाख दत्त हैं, तो चार से। सौंदरानंद अश्वघोष हैं, सौंदरानंद के राइटर अश्वघोष हैं, तो तीन से मिला दीजिए, तो 2 1 2 1 4 3, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, कपूर मंजरी के रचनाकार जो हैं राजशेखर हैं, मालविकाग्निमित्रम के कालिदास हैं, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हैं, सौंदरानंद के अश्वघोष हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर अब रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113, नहीं आगे आते हैं, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये आपके करंट अफेयर के प्रश्न देखिए, मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? तो इसकी आधारशिला जो है कर्नाटक के धारवाड़ में, कर्नाटक के धारवाड़ में रखी गई थी। इस विश्वविद्यालय में ऐसे विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे जो अपराध से निपटने में सहायक हो। आगे बात करते हैं, सीमा सड़क संगठन BRO, सीमा सड़क संगठन द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है माड़ा गांव को, माड़ा गांव, ठीक है, माड़ा गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया, कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह गांव तिब्बत की सीमा पर स्थित माना दर्रे से पहले भारत का प्रथम गांव है माड़ा गांव। अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन प्रोग्राम, वर्ल्ड वैक्सीन प्रोग्राम 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ पर था? तो इसका आयोजन स्थल जो है वो अमेरिका के वाशिंगटन DC में, ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में था। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वेस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है, मार्च 2023 में थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में, 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो भारत में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपका भारत में स्थापित किया जाएगा, ठीक है।
बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। आगे चलते हैं। अगला है मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो किसने की है? तो यह है आपका तंजानिया देश। ठीक है, तंजानिया। मारवर्ग जो है, मारबर्ग वायरस इबोला वायरस समान है जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, तंजानिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 126 क्या है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, दो कथन विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 के बारे में। तो दो कथन है। पहला है, इस सूची में फिनलैंड लगातार 6वें वर्ष जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, इस सूची में भारत का स्थान 126वां रहा है, 126वां। तो दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में टाइम मैगजीन के 2023 टाइम 100 पोल में किस भारतीय अभिनेता को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को प्रदान किया गया है। इस सूची में द्वितीय स्थान पर उन ईरानी महिलाओं का ग्रुप है जिन्होंने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अप्रैल 2023 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में किया गया। ठीक है, देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना की शुरुआत की शुरुआत जो है वो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मार्च 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो मिस्र शामिल हुआ है। ठीक है, मिस्र जो है इसमें शामिल हुआ है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन के पश्चात हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 130 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मार्च 2023 में निम्न में से किसे फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष चुना गया है? तो ये सुधा शिव कुमार को चुना गया है। इस पद पर उन्होंने जयंती डालमिया का स्थान ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं। ये जो फिक्की महिला FLO है, ये फिक्की की महिला विंग है। आगे बढ़ते हैं, 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 131 क्या है? मार्च 2023 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन भारत में किस देश की सेनाओं के मध्य किया गया? भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य में। भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य में आपका जोधपुर सैन्य स्टेशन पर किया गया, आपका राजस्थान में। ठीक है, तो भारत और सिंगापुर अर्थात ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसकी कार्यविधि होगी कब से कब तक के लिए होगी? तो इसकी जो कार्यविधि है वो आपकी 2022-23 से 2026-27 तक होगी। 2022-23 से 2026-27 तक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा हेतु किस एक समिति का गठन किया गया है? तो देखिए, इसके लिए टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया है। अप्रैल 2023 में नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा हेतु टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया है। यह समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS के वर्तमान ढांचे में बदलाव हेतु सुझाव देगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टीवी सोमनाथन समिति। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में देश की प्रथम वाटर मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ किस शहर में किया गया? तो केरल के कोच्चि में इस परियोजना का परिचालन कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो है आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नवंबर 1983 में यूनेस्को द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर मार्च अप्रैल 2023 में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह आयोजन जो है आपका यूके के ऑक्सफोर्ड में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य मानव एवं वन्य जीवन के बीच संघर्ष के जटिल मुद्दों को निपटाना था। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह आपका भारत के
मुंबई में इसका आयोजन संपन्न हुआ। ठीक है, इसका आयोजन वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में किया गया था। मार्च 2023 में संपन्न प्रथम महिला प्रीमियर लीग मार्च 2023 में संपन्न प्रथम महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किसको पराजित किया था? तो फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को पराजित किया था। दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से पराजित किया था। ठीक है, ये महिला सुपर लीग की बात हो, प्रीमियर लीग की बात हो रही है। और आपका क्या कहते हैं, मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली ऑन फील्ड महिला एम्पायर बनी है? तो ये है किम कॉटन। कौन है? किम कॉटन है। इन्होंने अप्रैल 2023 में श्रीलंका में न्यूजीलैंड के मध्य हुए दूसरे T20 मैच में पुरुष T20 क्रिकेट में ऑन फील्ड एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई। अगला है मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन बार काउंसिल में पंजीकृत होने वाला देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी है? तो यह है पद्मा लक्ष्मी। कौन है? पद्मा लक्ष्मी है। ठीक है, उन्होंने एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से स्नातक किया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।